Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Prodex अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 41 और हाउस प्रॉपर्टी की है क्लास नंबर 1। मेक श्योर आपने हमारी पिछली सारी वीडियोस देख ली होंगी। सैलरी चैप्टर वगैरह आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा सो दैट हाउस प्रॉपर्टी में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नए चैप्टर की शुरुआत जिसका नाम है हाउस प्रॉपर्टी यानी इनकम अंडर दैट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जिसका सेक्शन शुरू होता है सेक्शन 22 से लेकर 27 तक। यानी इसमें हम सेक्शन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27 हम ये सारे के सारे सेक्शंस पढ़ेंगे और साथ में जो रूल्स रिलेटेड होंगे वो हम इसके अंदर पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये वाला जो चैप्टर है इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बेसिकली इसके अंदर हम जो भी काम करेंगे वो एज अ मकान मालिक बन के करेंगे। मतलब आपको इस चैप्टर के लिए अपने आप को क्या बनाना है, जैसे जब मैंने आपको सैलरी चैप्टर पढ़ाया था वहां बताया था आपको अपने आप को क्या समझना है, एम्प्लॉय समझना है। अब इस चैप्टर में आपको अपने आप को मकान मालिक समझना है। अच्छा, मकान मालिक को हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं और जो किराएदार होता है उसको हम टेनेंट बोलते हैं, और जब मकान को किराए पे चढ़ाते हैं उस प्रोसेस को लेट आउट बोलते हैं, और उससे होने वाली इनकम को लेटिंग इनकम कहते हैं। बोलो क्लियर है? वैसे हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलते हैं बट लेटिंग इनकम भी बोला जाता है। ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब किराए पर चढ़ाई हुई प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप इस चैप्टर में अपने आप को क्या मानेंगे, एज अ मकान मालिक मानेंगे, और आपने किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है जिससे आपको क्या हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है, मतलब रेंटल इनकम हो रही है। ठीक है, ये मान के चलना है आपको। देखिए अभी क्या है कि सेक्शन नंबर 22, अब क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग कहां से होती है, सेक्शन 22 से लेकर 27 यानी 22 से स्टार्टिंग होती है। तो सेक्शन 22 ने बताया हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम को कवर किया गया है, और जो बात उसमें बोली गई है उसके अलावा कोई और इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कवर नहीं की जाएगी। इसीलिए हम सबसे पहले किसी भी हेड का पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन के नाम करते हैं, जो हमें यह बताता है कि इस पर्टिकुलर हेड में कौन सी इनकम आने वाली है। तो इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन नंबर 22 हमें यह बताता है कि वो कौन कौन सी इनकम्स है जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में शामिल की जाएंगी। तो चलिए एक बार मैं सेक्शन को रीड करवाऊंगा, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सेक्शन नंबर 22 दैट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मैं सिर्फ लाइन को रीड करूंगा और एक एक लाइन पर हम पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो 4 लाइन की आपको डेफिनेशन या चार्जिंग सेक्शन नजर आ रहा है, रियलिटी में उसको समझने में बहुत समय जाने वाला है। ठीक है, बहुत दिमाग भी जाने वाला है। तो ये मत समझो ये 4 लाइन है, ये बहुत ही डीप में लिखी हुई लाइन है। ठीक है, देखिए पहले मैं रीड करूंगा एक बार में। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयरटू ऑफ विच द असेसी इज द ऑनर is chargeable to tax under the heads of income from house property। देखिए यहां पर बोला गया है कि 1 साल के अंदर आपको आपकी प्रॉपर्टी से जो कुछ भी रेंटल इनकम आपको मिल रहा है जिसके आप ऑनर होने चाहिए, तो आपको होने वाली रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लाइन को रिपीट करता हूं, कोई भाई इस वीडियो को कोई भी 2x पे नहीं चलाएगा। जिस स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूं उसी स्पीड में पढ़ना है आपको। ठीक है, 2x में ना आप समझ नहीं पाओगे, तो मुझे पता है स्पीड कितनी चलानी, मैं उसी स्पीड में मेंटेन करके चलूंगा। हाँ, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप 2x पे चला सकते हो, 1.75x पे। अभी सुनो मेरी बात। तो मैंने बोला कि अगर मैं मेरी प्रॉपर्टी का ऑनर हूं, मैं मेरी प्रॉपर्टी का ऑनर हूं, और जो प्रॉपर्टी मैंने लेट आउट मतलब तो किराया पर चढ़ाना, सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है खुद रहना, मैंने मेरी प्रॉपर्टी को लेट आउट किराए पर चढ़ाया, तो मेरे किराएदार टेनेंट से मुझे मिलने वाली इनकम क्या मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। मतलब इसमें मेन चीज ये है कि असेसी उस हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए, और दूसरा एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और तीसरा उसके अगेंस्ट आपको कुछ इनकम होनी चाहिए। तो ये आपका इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा, बोलो क्लियर है? तो देखिए द एनुअल वैल्यू मतलब साल में। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपने साल के 12 महीने किराए पर चढ़ाया, आपने एक साल में जितने भी दिन, जितने भी महीने, जितने भी क्वार्टर, जितने भी हाफ ईयरली जितना भी चढ़ाया उन सबको हम बोलते हैं एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू उस प्रॉपर्टी से, जिस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग है या बिल्डिंग के साथ लगी हुई कोई जमीन है जिसको लैंड अपॉर्टिनेंट देयरटू बोला जाता है,
पर असेसी, असेसी जिसका हम टैक्स निकाल रहे हैं वो असेसी उसका क्या होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए। तो उसको होने वाली एनुअल वैल्यू या एनुअल रेंटल वैल्यू वाली इनकम क्या मानी जाएगी, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। दोस्तों इतने पार्ट से सब कुछ समझ नहीं आएगा, हमें इसकी कुछ एक्सेप्शन पढ़नी पड़ेंगी और एक्सेप्शन में ही हम करेंगे केस स्टडीज। देखिए इसके एक्सेप्शन क्या है। सबसे पहली बात, इफ इनकम इज फ्रॉम सेल परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इट विल बी टैक्सेबल अंडर द ऑफ कैपिटल गेन। देखिए मान लो मैंने मेरी हाउस प्रॉपर्टी को खरीदा और किसी कारणवश मैंने मेरी हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया, वो कोई भी रीजन हो सकता है, बट याद रहे वो बिजनेस प्रोफेशन वाला रीजन नहीं होना चाहिए कि मेरा धंधा है खरीद के बेचना, उसकी बात नहीं कर रहा। मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने उसको किसी कारणवश बेच दिया और उससे मुझे कोई इनकम हो गई, तो दोस्तों ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होती है, ये कैपिटल गेन की इनकम मानी जाती है। क्योंकि कैपिटल गेन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम जानेंगे सेक्शन 45 ये बोलता है कि अगर किसी कैपिटल एसेट्स को अगर आपने ट्रांसफर किया तो उससे होने वाला गेन कैपिटल गेन कहलाएगा। तो उस केस में जो हाउस प्रॉपर्टी है वो हमारी कैपिटल एसेट्स बन जाती है, तो उससे होने वाला गेन कैपिटल गेन माना जाता है। याद रहे हाउस प्रॉपर्टी में खरीद बेच से होने वाली इनकम को शामिल नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ जो किराएदार से किराया मिल रहा है वही हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स किया जाता है, सेल परचेज से होने वाली इनकम को शामिल नहीं किया जाता। अगर सेल परचेज करना आपकी फितरत में है, फितरत का मतलब है आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो वो जाएगा पीजीबीपी में। और यदि आपकी वो फितरत में नहीं है बट क्योंकि जरूरत थी तो आपने बेच दिया और आपने इनकम कमा ली, तो वो जाएगी आपकी कैपिटल गेन के अंदर। तो वही लिखा हुआ है, इफ इनकम इज फ्रॉम सेल परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यदि कोई आपको इनकम हुई है सेल या परचेज करने से, मतलब परचेज कम में किया, सेल आपने ज्यादा में किया, तो उससे होने वाली जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन। किसमें होगी बताइए, कैपिटल गेन में। सेकंड पॉइंट, इफ द सेल परचेज इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। यदि आपका उस हाउस प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना आपका डेली का धंधा बन चुका है, यानी आपने उसको अपना बिजनेस या प्रोफेशन बना लिया, जैसे प्रॉपर्टी डीलर वाले लोग करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदते हैं सस्ते रेट में, जैसे अच्छा ग्राहक मिलता है उसे बेच देते हैं, मतलब उनका सोल पर्पस ही है खरीदना बेचना। तो भाई ये आपका धंधा बन चुका है, यानी उससे होने वाली इनकम आपकी बन जाएगी पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। Third point, portion of property occupied by the assessee for the purpose of any business profession carried on by him are chargeable under the head of PGBP। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक घर है, उस घर के अंदर क्या है, उस घर में ग्राउंड फ्लोर वाला जो मकान है, मतलब फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर पे, वहां पर मैंने एक दुकान खोल ली। गली में मेन रोड पर मेरा मकान था, तो मैंने सोचा कि इसमें जो एक कमरा बना देता हूँ और मेन रोड पर इसका शटर ओपन कर दूंगा, साइड से जो सीढ़ियाँ जा रही हैं वो मेरे घर की ओर जाएंगी, फर्स्ट फ्लोर में या पीछे वाले फ्लोर पे। तो मैंने आगे क्या कर लिया, अपनी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आगे एक दुकान चलाने लगा अपनी ही प्रॉपर्टी पे। अब देखिए अपनी प्रॉपर्टी पे मैं दुकान चला रहा हूँ, तो उससे जो मुझे इनकम होगी वो पीजीबीपी हेड में जाएगी, वो थोड़ी हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी। मेरी बात समझ लो, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगी। सर अगर मान लो आपका मकान मेन रोड पर है, आपने किसी ऐसे इंसान को वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी जिसने अपनी दुकान खोल ली। अभी तक तो केस मैंने क्या बोला कि मैंने दुकान खोली, अब मान लो मैंने दुकान नहीं खोली, मैंने किसी को किराए पर चढ़ा दिया और उस इंसान ने वहां पर स्टेशनरी की शॉप खोल ली, तो मुझे उससे जो रेंटल इनकम मिल रही है, बताओ वो कौन से हेड में जाएगा? आंसर इज हाउस प्रॉपर्टी हेड में। कोई पीजीबीपी मत बोल देना सर, अभी तो आप पीजीबी बोल रहे थे। दोस्तों ध्यान से सुनो, जब मैं मेरे मकान पे धंधा करूंगा तो वो जाएगा पीजीबीपी में, बट मैंने मेरे मकान पर धंधा करने के लिए किसी और को दे दिया, वो इनकम मेरी थोड़ी पीजीपी मानी आएगी, वो तो उसकी इनकम पीजीपी इनकम मानी आएगी। उससे तो मुझे क्या मिल रहा है, रेंटल इनकम मिल रही है ना, तो वो क्या बन जाएगी मेरे लिए, हाउस प्रॉपर्टी इनकम बन जाएगी। यानी मेरी बिल्डिंग पर अगर मैं बिजनेस चला रहा हूं, मैं प्रोफेशन चला रहा हूं, तो वो इनकम जाएगी पीजीबीपी हेड में। लेकिन मेरी बिल्डिंग पर कोई दूसरा इंसान बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है और वो मुझे एनुअल वैल्यू दे रहा है, रेंटल वैल्यू दे रहा है, तो वो मेरे हाथों में हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानी जाएगी। बहुत अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि अगर आपका चार्जिंग सेक्शन क्लियर नहीं हुआ ना और आपको यही नहीं पता ये कौन से हेड में जाएगा, तो क्लाइंट की डेफिनेटली आप रिटर्न गलत फाइल करोगे। जो आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है वो गलत हेड में ले जाके फाइल कर दोगे। इसलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है चार्जिंग सेक्शन क्या होता है और कौन सा चार्जिंग सेक्शन किसके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। जो पहला वाला पॉइंट था वो ये बोलता था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को ओकेजनली खरीदा बेचा
तो उससे होने वाली इनकम आपकी कैपिटल गेन की इनकम मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को खरीदा बेचा एज अ बिजनेस एंड प्रोफेशन तो वो आपका पीजीबीपी हेड में जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को यूज किया एज अ बिजनेस और प्रोफेशन तो वो जाएगा आपका पीजीबीपी की इनकम के अंदर। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी आर चार्जेबल अंडर दैट ऑफ पीजीबीपी। देखिए आपने कई सारे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स देखे होंगे जिनका काम होता है प्रॉपर्टीज को खरीदना, उसको किराए पर चढ़ाना और उससे किराए की इनकम कमाना। मतलब उनका सोल पर्पस ही है कि वो किराए से इनकम कमाते हैं। कई सारे प्रॉपर्टी डीलर तो आपको पूछते हैं कि आपको किस टाइप का फ्लैट चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अनमैरिड हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऐसा फ्लैट चाहिए जहां पर साफ सफाई को लेकर ज्यादा चिकचिकबाजी ना हो, तो वो आपको दिलवा देता है। और क्या दिलवाता है? अपना ही कोई फ्लोर आपको किराए पर चढ़ा देता है और आपसे किराए की इनकम कमाता है। दूसरा केस, अभी मैं सारे केस का आंसर दूंगा, पहला केस समझ है। दूसरा, कोई क्लाइंट आया, उसने कहा सर मैं तो मैरिड हूँ और क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है तो वो थोड़ा ज़्यादा रोएगा, तो प्लीज़ ऐसे जगहों पर घर देना जहाँ पर आस पड़ोस के लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है, वो ज़्यादा चिकचिकबाजी ना करते हो। तो उसने उसको अपनी ही कोई प्रॉपर्टी दूसरे एरिया में लेट आउट किराए पर चढ़ा के उससे किराए की इनकम वो कमाने लगा। कौन? प्रॉपर्टी डीलर वाला। तीसरा एक बंदा है, तीसरा क्लाइंट आया जिसने बोला कि प्रॉपर्टी डीलर को कि भाई देखो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि इतना बड़ा फ्लोर में किराए पर लूँ, तो मेरे ही जैसे हम 5 लोग और हैं तो हम इकट्ठा एक साथ शेयरिंग में लेना चाहते हैं, यानी पीजी लेना चाहते हैं। तो उसने प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी कोई दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी लोकेशन पर जो पीजी बनाई हुई थी उसमें हम किराए पर दे दिया, उससे भी किराया आ रहा है। यानी प्रॉपर्टी डीलर ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखा है अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग लोगों के लिए। जैसे क्लाइंट आते हैं वो वहां पर उनको शिफ्ट कर देता है और उनसे वो क्या कमाता है? रेंटल इनकम कमाता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर उसने अपना इस चीज का बिजनेस बना लिया है तो ये उसकी पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, यदि हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाना आपका एक धंधा है, आपका एक बिजनेस है, आपका एक प्रोफेशन है, तो याद रहे वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगा, वो पीजीबीपी हेड के अंदर कवर होगा। वो किस हेड में कवर होगा? पीजीबीपी हेड में। तो वही ये पॉइंट लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एसएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी, एसएससी की प्रॉपर्टी एंगेज है बिजनेस करने में, धंधा करती है किसी चीज का, लेटिंग आउट किराए पर चढ़ाने का और किराए पर लैंड चढ़ाने का, तो ये बोला गया। अच्छा कहाँ गया? ये आर चार्जेबल अंडर ऑफ पीजीबीपी। वो कहाँ चार्ज होगा? आपका प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, इफ एनी पर्सन has let out land which is not the essential part of any building, income is taxable under the heads of other sources। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ आएगा। देखो अभी क्या हुआ कि मैं जिस मकान में रहता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मतलब रियल मत समझना। मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसके बगल वाले घर में ना, बगल वाला घर नहीं बल्कि एक खाली प्लॉट है जिसमें लोग कूड़ा करकट और थोड़े पेड़ वगैरह के आ गए। तो मैंने सोचा ये प्रॉपर्टी भी तो मेरी ही प्रॉपर्टी है, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 4 मंजिल मकान खड़ा कर पाऊँ। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, क्यों ना यहाँ पर बुलडोजर वगैरह मंगवा के इस जमीन को समतल करवा दूँ और समतल करवा लेने के बाद यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दूं बैक साइड में और फ्रंट साइड में, और एक छोटा नहीं थोड़ा बड़ा सा गेट लगा देता हूँ, जिससे कम से कम मेरी प्रॉपर्टी गंदी और डैमेज तो नहीं लगी। लोग कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं, तो इस पर्पज से मैंने उसमें क्या करवा दी? बाउंड्री करवा दी। छत नहीं करवाई दोस्तों, सिर्फ बाउंड्री आगे और पीछे और एक गेट लगा दिया, बस इतना करवा दिया, जिससे कोई भी आवारा कुत्ता वगैरह अंदर ना घुस जाए या कोई भी इंसान उस पर कूड़ा ना फेंके। जब बिल्डिंग जैसी लगेगी वो तो लोग कूड़ा नहीं फेंकेंगे। इस पर्पज से हुआ ये कि मेरे पड़ोस में एक अंकल जी थे, उन्होंने बोला कि बेटा शिवम मैं ना एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ गली के अंदर। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं बैंकेट हॉल वगैरह बुक करूँ इस चीज़ के लिए, गली में मस्त टेंट वगैरह लगाएंगे, लेकिन शिवम हमें ना कुछ हलवाई बुलाने हैं, और वो जो हलवाई हम बुलाएंगे वो बेचारे खाना बनाएंगे। अब खाना बनाएंगे तो अगर वो गली में खाना बनाएंगे तो भाई ऊपर बालकनी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहीं मान लो वो थूक थाक दें, ऊपर से कुछ कर दें, तो वो तो सीधा खाने में आके गिरेगा। माना खाना टेस्टी हो जाएगा लेकिन गिरेगा तो ना। तो शिवम मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे इस खाली प्लॉट के अंदर मैं एक दिन के लिए अपने हलवाई वालों को वो जगह दे दूँ जिससे हलवाई वाले उसमें खाना वगैरह बना सके, और मैं उसमें टेंट गाड़ दूंगा, ऊपर जो छत होता है ना तो वो टेंट गाड़ दूंगा, सो दैट कि अगर कोई आंधी तूफान भी आएगा तो खाना खराब नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है भाई एक दिन के लिए ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले थैंक यू सो मच शिवम, मतलब क्या ही बताऊं तुम इतने अच्छे इंसान हो। मैंने कहा नहीं मैं अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आपको किराए पर दे रहा हूँ, मुझे 5,000 का किराया चाहिए एक दिन का। बोले क्या? मैंने कहा 5,000 किराया। बोले किराया देना होता तो फिर मैं बैंकेट हॉल में नहीं कर लेता। तो मैंने कहा जाओ बैंकेट में कर लो, बैंकेट में 5,000 में हो जाएगा। बैंकेट तो 50,000 1 लाख रुपए लेगा ना कम से कम, मैं तो फिर भी 5,000 में दे रहा हूँ आपको एक दिन के लिए। तो बोला शिवम यार तुम बिल्कुल अच्छे इंसान हो। मैंने कहा वही तो बोल रहा हूँ,
अब बताओ क्या करना है। उन्होंने 5,000 दिए, बोला चलो ठीक है एक दिन के लिए मैं किराए पर लेता हूँ। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर मुझे मेरे अंकल जी से जो 5,000 रुपये मिले, बताओ वो मेरी कौन सी इनकम मानी जाएगी? प्लीज़ कमेंट करिए अभी कि अभी देखते हैं किसके कमेंट सही जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों के नाम लेंगे। बताइए ये इनकम कौन सी इनकम मानी जाएगी? आंसर इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक मिनट सर, हमने तो अभी टाइप करके आंसर भेज दिया हाउस प्रॉपर्टी, अब आप कह रहे हो कि अदर सोर्सेज। मुझे एक बात बताइए, वो जो मैंने दीवार कराई वो किस एंगल से तुम्हें हाउस प्रॉपर्टी लग रही है? वो प्रॉपर्टी तो है लेकिन उस पर हाउस कहाँ है? सर आपने वो दीवार खींची तो वो हाउस नहीं हो गया? नहीं। क्या आप फ्रंट और बैक की दीवार करने से बिना छप्पर के आप रह लोगे उसमें? क्या आप उसको हाउस बोलते हो? नहीं दोस्तों, हाउस तो पूरा एक शेल्टर्ड हाउस होता है। आप शेल्टर में चाहे लेंटर डलाओ, चाहे सिल्ली डली हो, चाहे झोपड़पट्टी टाइप हो, लेकिन शेल्टर्ड तो होना चाहिए ना, है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? यानी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का, तो उसमें प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी के ऊपर हाउस भी होना जरूरी है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होना भी जरूरी है। जरूरी वो टेम्परेरी या परमानेंट हो, कैसा भी हो सकता है, बट वो बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मुझे बताओ, जो मेरा खाली प्लॉट है, फ्रंट और बैक में मैंने दीवार चुनवा दी और एक फ्रंट में बड़ा सा गेट लगा दिया, तो इज इट हाउस प्रॉपर्टी? आपको लगता है ये हाउस प्रॉपर्टी हुआ? नहीं। तो जब वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो मेरा चार्जिंग सेक्शन चीख चीख कर बोल रहा था सेक्शन 22 कि वो उस जो आपको रेंटल वैल्यू मिल रही है वो रेंटल वैल्यू आपको किसी बिल्डिंग से मिलनी चाहिए। वो किससे मिलनी चाहिए आपको? अरे वो किसी आपको बिल्डिंग से मिलनी चाहिए। ये देखिए लिखा है बिल्डिंग और लैंड अपार्टेनर। अभी समझाऊंगा लैंड अपार्टेनर क्या होता है, पहले बिल्डिंग समझो। तो बिल्डिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो बिल्डिंग नहीं है तो वो एनुअल वैल्यू नहीं मानी जाएगी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। इनकम तो मानी जाएगी बट हाउस प्रॉपर्टी की नहीं मानी जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए वो हाउस होना जरूरी है। आप मेरी बात समझे? तो जो मैंने एक दिन के लिए हलवाई वालों को किराए पर दिया और अंकल जी से मैंने 5,000 रुपए किराए के लिए लिए, वो मेरी बन जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बताइए क्या बन जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि उसके ऊपर कोई बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। आ रही बात समझिए? अच्छा सर, हम एक और एग्जांपल दिमाग में आ रहा है। चलो बच्चों बताओ क्या एग्जांपल आ रहा है? सर एग्जांपल ये याद आ रहा है कि जैसे हमारे घर के मोहल्ले में, नॉट घर के जस्ट बगल में, मोहल्ले में ना एक बड़ा सा घर है जिसमें लैंड है बड़ी सी। उस इंसान ने क्या कर रखा है, बस ऐसी 6 फुट की दीवार खड़ी करके, 6-7 फुट की दीवार खड़ी करके फ्रंट में पूरे में बड़ा सा गेट लगा रखा है और लिखा है पार्किंग इज अवेलेबल। उसने क्या किया है, बहुत सारी गाड़ियां अपने यहाँ पर एज अ पार्किंग में लगा रखे हैं। और दिल्ली में तो ये काम बड़े धड़ल्ले से चल रहा है क्योंकि दिल्ली में लैंड कम है, लोग ज्यादा रहते हैं, उनके पास कार वगैरह है, तो ऐसे केस में पार्किंग का इशू हमेशा रहता है। तो अब ये काम रेजिडेंशियल गलियों में होने लगे भाई। रेजिडेंशियल गलियों में जिनके प्लॉट खाली पड़े हैं वो क्या करते हैं, फ्रंट में बड़ा सा गेट लगाते हैं, पीछे और कोई लेंटर वेंटर कुछ नहीं, और सीधा सीधे पार्किंग। और जानते हो 2-2 हज़ार रुपए में एक एक गाड़ी खड़ी होती है और ऐसे 10-20 गाड़ियां खड़ी हो जाती है। तो बिन बनाए आपको फ्री की इनकम हो रही है एक तरह से। खाली पड़ी लैंड से भी आप इनकम कमा सकते हो। मतलब दिमाग होना चाहिए आपके पास, पैसे कोई बड़ी चीज नहीं है। ये एग्जांपल है इस चीज का। तो क्या हुआ कि हमारे मोहल्ले में सर एक बिग पीस ऑफ ओपन लैंड है, उसने सिर्फ फ्रंट गेट बनाया और थोड़ी 4 दीवारी 8-8 10-10 फुट की उसने खींच दी है और उसमें गाड़ियां खड़ी होती है। और गाड़ी वाले से, प्रत्येक गाड़ी वाले से हम 2,000 रुपए लेते हैं और अगर बड़ी गाड़ी है तो वो 2,500 रुपए का किराया लेता है। तो बताइए क्या ये किराए की इनकम उस इंसान के लिए जो इसका ऑनर है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जा रहे हैं, अगर आप बोलोगे हाउस प्रॉपर्टी है तो कैसे देश चलाओगे? दिमाग से सोचो भाई। चार्जिंग सेक्शन 22 पढ़ा चुका हूं, बार बार चीख चीख के बोल रहा हूं। चार्जिंग सेक्शन बोला है बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। खाली 4 दीवारी से काम नहीं चलेगा, स्ट्रक्चर होना चाहिए, छत होनी चाहिए, हाउस लगना चाहिए, फिर आपको जो वैल्यू मिलेगी रेंटल वैल्यू, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। अभी तुमने जो कार पार्किंग में लगवाया, दिस इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये क्या आपके लिए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आई होप कि आपको इतने एग्जांपल दे दिए तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब मैं इस पॉइंट को दोबारा से पढ़ूंगा। लिखा हुआ है इफ एनी पर्सन इज लेटिंग आउट लैंड, लैंड बोला है, बिल्डिंग नहीं बोली है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोला है, साफ साफ क्या लिखा हुआ है? लैंड। अगर कोई इंसान लैंड को लेट आउट करता है, किराए पर चढ़ाता है, विच इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग का मेन पार्ट नहीं है, बिल्डिंग के अलावा ही कोई खाली पड़ा हुआ पार्ट है, ये बिल्डिंग से अटैच्ड पार्ट नहीं है, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेस। यस, ये हमारी कौन सी इनकम मानी जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एग्जांपल लिखा है मिस्टर कृष्णा हैज अ बिग पीस ऑफ
land which is let out for arranging exhibitions, this is income from other sources। एग्जीबिशन लगाने के लिए उसने अपने खाली पड़े हुए प्लॉट को लेट आउट कर दिया, किराए पर चढ़ा दिया, और उसे कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते की क्या हो गई है, इनकम हो गई। तो ये इनकम उसकी क्या मानेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। बोलो ये नोट्स क्लियर है? इसके बाद दो नोट यहाँ पर और बचे हुए, इनको भी पढ़ते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चार्जिंग सेक्शन को लेकर। फिर हमारा इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक इन ट्रेड, इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो प्रॉपर्टी डीलर वाले होते हैं, देखो पहली बात तो ना हमको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स की पढ़ाई नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाती है। अलग अलग बिजनेस के इनकम मॉडल्स का हमें पता चलता है कि वो बिजनेस का इनकम मॉडल क्या है। अब वही हम बात यहाँ पर करेंगे। देखिए बहुत से लोग इन सबको सेम समझ बैठते हैं जो अभी मैं बताने हूँ, जबकि अलग अलग चीज़ें हैं। क्या, अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर की, कंस्ट्रक्शन साइट्स की, देखिए कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन जो साइट्स होती हैं, इनका काम होता है कंस्ट्रक्शन करवाने का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाने का। इट में भी 1 फ्लोर 2 फ्लोर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। ये होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, ये होते हैं बिल्डर्स। जनरली हम बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और अपने गली मोहल्ले के प्रॉपर्टी डीलर को सेम समझ बैठते हैं। गलती मत करना दोस्तों, गलती मत करना। मेरे गली मोहल्ले के प्रॉपर्टी डीलर एक अलग ही कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट अलग चला रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपनी एक कंपनी खोली हुई है। उनका काम ही है कि बड़ी बड़ी कोठियों के कॉन्ट्रैक्ट लेकर उनको लेबर और मटेरियल की सप्लाई करना और बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तैयार करना। ये होती है कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज। ये होती हैं, जैसे आपने नोएडा में सुना होगा जेपी ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है जेपी ग्रुप। इन्होंने क्या किया हुआ है, नोएडा में जितनी भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, जहाँ तक मेरा दिमाग जा रहा है, और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं, सारे यही बनाते भाई, बड़े बिल्डर हैं ये। इनका काम किराए पर चढ़ाने का नहीं, इनका काम है बनाने का और बना के बेचने का। ये होते हैं बिल्डर लोग। अब क्या होता है, ये जो बिल्डर की डेफिनेशन है ना, ये हम अपनी गली कूचे के जो प्रॉपर्टी डीलर है उनको सेम समझ बैठते। भैया नहीं, दोनों अलग अलग है। मेरी गली वाला जो प्रॉपर्टी डीलर है वो मकान को ओकेजनली बनवाता है, उसका बनाने का काम नहीं, उसका तो काम है बने बनाए मकान को खरीद के बेचने का। हो सकता है वो खरीदे भी ना। मुझे एक बात बताओ, आपकी गली कूचे में जो प्रॉपर्टी डीलर है, हो सकता है उसके पास एक भी प्रॉपर्टी ना हो, उसका तो ये काम है कि उसके पास बायर भी है और सेलर भी है। ये आपस में मिलवाता है, दोनों से 1-1, 2-2% का कमीशन लेता है। उनका भी काम हो जाता है और इसका अपना काम हो जाता है। मैं एक दुकान खोलकर बैठा हूं और मैंने लिख दिया शिवम प्रॉपर्टीज वाले। ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर लीगल इलीगल, कब्जाई जो भी चीज़ है, मेरे से संपर्क करें। मेरे पास एक बंदा आता है, कहता है शिवम सर आप एक प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं, मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है, कोई ग्राहक आए तो बताना, इतने रुपए नेगोशिएबल है, इतने में बेचना चाहूँगा। अब मैंने वो चीज़ डायरी में नोट कर ली कि भाई इस बंदे का एड्रेस क्या, मोबाइल नंबर होगा, सब नोट कर लिया। अब क्या, वो थोड़ी देर बाद मेरे पास एक ग्राहक आता है, वो कहता है मुझे ना यहाँ पर एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। मैंने कहा अच्छा प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब वो जो सेलर था उसकी प्रॉपर्टी मैं उसको दिखाऊंगा साइट पे जाके। अगर दोनों में डील पक्की हो जाती है, सब कुछ सही लगता है, तो बायर से और सेलर दोनों से मैं कमीशन लूंगा। ये होते हैं प्रॉपर्टी डीलर वाले। ये कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं होते हैं, ये कंस्ट्रक्टर्स नहीं होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलिंग करवाते हैं। नाम ही समझो ना भैया, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी की डीलिंग करवाना। जैसे अमेजोन है, वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता, अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट होते हैं, आपस में मिलते हैं। वही काम तो बिल्डर हमारे गली कूचे की किसका है, जो ठेकेदार लोग होते हैं, ये सेलर और बायर को मिलाने का काम करते हैं, जिनको हम प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं। तो भैया जब मैं प्रॉपर्टी डीलर बोलूं तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, जो मैं कॉन्ट्रैक्टर्स बोलूं या कंपनीज बोलूं ये अलग कॉन्सेप्ट है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर कोई कंपनी है या कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यदि कोई कंपनी है या वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने 10, 20, 50, 100 प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखा हुआ है, खरीद के रखा हुआ है, इस उद्देश्य से कि जब वो बनकर तैयार होगी तब हम इन्हें अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर प्रॉफिट जोड़ कर बेचेंगे। यानी उनका तो काम ही है प्रॉपर्टीज को बना के सही ग्राहक मिलने पर उसको बेचकर पैसा कमाना। तो ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं मानी जाएगी, ये मानी जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, यानी पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। तो वही बात ये लिखी हुई, ये पॉइंट के लिए मैंने इतने सारे आपके एग्जांपल दिए। इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक इन ट्रेड, अगर कोई व्यक्ति हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरीके से रखता है। सर स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? सामान खरीदा है बेचने के पर्पज से,
प्रॉपर्टी खरीदी है कॉन्ट्रैक्टर ने बेचने के पर्पज से, इट मींस स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति होल्ड करता है कोई हाउस प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉक इन ट्रेड, इनकम शेल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। उसकी ये वाली जो इनकम टैक्स की जाएगी वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स की जाएगी। बताइए किसमें की जाएगी? बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स की जाएगी। बोलो ये पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ये जितने एग्जांपल दे रहा हूँ ये सब लिखते जाना आप लोग। सर कहाँ लिखे? देखो भाई आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप इतना सब कुछ नोट करो, अगर है टाइम तो नोट करो, वेल एंड गुड है। बट अगर आप अपनी नोटिंग को बचाना चाहते हो तो हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है प्रोडेक्स अड्डा। आप वहां पर जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और इसके अंदर सारे के सारे चैप्टर के नोट्स, पूरी इनकम टैक्स, पूरी आईडीटी, जीएसटी वगैरह हो गए और आपके ऑडिट्स हो गए, कंपनीज लॉग, सारे हैंड रिटन नोट्स मैंने वहां पर अपलोड किए हुए हैं। कुछ अभी नोट्स बन रहे हैं तो वो ऑन गोइंग है, जैसे हो जाएंगे वहां अपलोड हो रहे हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट आउट निकलवाओ। प्रिंट आउट सामने होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर मेरे बताए हुए एग्जाम्पल या अपना कुछ लिखना चाहो तो वो लिख लो। सॉरी, प्रिंट आउट हमेशा लैंडस्केप निकलवाना, लैंडस्केप के अंदर, पोर्ट्रेट में नहीं, लैंडस्केप में, तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। समझ रही बात? तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट पर आता है, इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सेल परचेज बट इट हैज बीन लेट आउट फॉर सम टाइम इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सुनिए मेरी बात, देखिए जो प्रॉपर्टी डीलर वाले होते हैं ना, ये भी प्रॉपर्टीज को खरीदते हैं ताकि वो महंगी पर बेच पाए। लेकिन बात को ध्यान से सुना, जो प्रॉपर्टी डीलर वाले काम करते हैं ना छोटे स्केल पर, तो वो प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, वो उतने ही टाइम के लिए किराए पर चढ़ाते हैं जितने टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, जब तक उसका अच्छा ग्राहक नहीं मिल रहा है। तो उस केस में वो उतने समय के लिए उस प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा देते हैं, तो उससे होने वाली किराए की इनकम कहलाएगी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। सर एग्जाम्पल दो, सुनिए मेरी बात। प्रॉपर्टी डीलर वालों को पता है कि प्रॉपर्टी सबसे कम बिकती है अप्रैल, मई और जून के महीने में। ये जो पहला क्वार्टर होता है ना, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर वाले से पूछना, पहला क्वार्टर में कभी ज्यादा जमीनें बिकती नहीं है, ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज खरीदी नहीं आती। रीजन ये है क्योंकि इन दिनों में लोगों के खर्चे थोड़े ज्यादा होते हैं। नया साल आता है तो नए डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं, नया इन्फ्लेशन रेट आता है, नया मार्केट में सिनेरियो आ जाता है, और उससे बड़ी बात उनके अपने बच्चे होते हैं, तो बच्चों के स्कूल के एडमिशन होते हैं, कॉलेजेस के एडमिशन होते हैं, तो अभिभावकों की मैक्सिमम इनकम तो है वो स्कूल वगैरह में लग चुकी होती है, तो वो अपना जो प्लान है ना परचेज करने का वो आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर वालों को पता है इन 3 महीनों में प्रॉपर्टी कम बिकती है, ऐसा नहीं कहूँगा बिकती नहीं है, बट कंपैरेटिवली बाकी महीनों से कम बिकती है। अब मान लो एक प्रॉपर्टी मार्च के महीने में बिल्डर ने बना दी, 4 फ्लोर उसमें बना दिए, उसको पता है ये सेकेंड क्वार्टर बिकेंगे, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में बिकेंगे, तो तब तक प्रॉपर्टी खाली रखने से क्या फायदा? एक काम करो, कोई बढ़िया किराएदार मिल रहा है जो ज्यादा गंदगी नहीं फैलाता, उसको इसमें 3 महीने के लिए रख लो, तो 3 महीने खाली प्रॉपर्टी से बेहतर है कुछ किराए मिल जाए, है ना भैया। प्रॉपर्टी लेवल तो बहुत दिमाग लगाता है, वो पैसों से पैसा बनाता है, तो उसने सोचा 1, 2, 3 महीने के लिए किराए पर चढ़ा दो। अब जो किराए की इनकम उसे हो रही है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि किराए पर चढ़ाना उसका मेन मोटिव नहीं था, उसका मेन मोटिव था प्रॉपर्टीज को खरीदना और बेचना, प्रॉपर्टीज को खरीदना और बेचना। लेकिन उस बीच के जो इंटरवल है, उस इंटरवल के लिए उसने कुछ समय के लिए किराए पर चढ़ा दिया, तो वो कहलाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कोई अपनी रिटर्न या हाउस प्रॉपर्टी इनकम बताता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत हेड सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर एज अ क्लाइंट कोई आपके पास आए और आपकी गलत हेड इनकम में डाल दो तो मार्केट में आपका नाम खराब हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं इनकम टैक्स को बहुत डीपली और डिटेल में पढ़ो, ये जल्दबाजी वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर चार्जिंग सेक्शन आपको क्लियर है तो किसी भी इंसान की इनकम को आप सही हेड में ट्रांसफर कर सकते हो। बोलो क्लियर है? ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी पढ़ाए ये सब एक्सेप्शंस थी। एक्सेप्शन मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं थी, कोई कैपिटल गेन था, कोई पीजीबी था, बट ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं थी। बताओ ये सारे एक्सेप्शंस आपको क्लियर है? अब बात करेंगे कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटीज की, कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनके होने पर ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट किया जाएगा। बोलो क्लियर है? देखो ये वाली जो लाइन है ना, इसी लाइन में ही कंडीशन छुपी हुई है, इसी चार्जिंग सेक्शन वाली यानी सेक्शन 22 जो कि हमारी चार्जिंग सेक्शन है, इसी में ही हमारे पास वो चार्जेबिलिटी हाइड है। पढ़ते हैं एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात तो ये प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, क्योंकि मैं तो किसी भी चीज़ को प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ। मैं कहता हूँ ये एसी लगा हुआ ना, ये एसी मेरी प्रॉपर्टी है।
अब भैया प्रॉपर्टी को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट। तो प्रॉपर्टी को पहले डिफाइन करना सीखेंगे, प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट। अच्छा, आगे लिखा भी हुआ है प्रॉपर्टी जिसके अंदर बिल्डिंग हो। ओके, यानी एसी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि एसी में बिल्डिंग नहीं है, तो बिल्डिंग का होना जरूरी है। अच्छा, बिल्डिंग के साथ साथ लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। सर ये लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू क्या होता है, जरा आप समझते हैं लैंड अपॉर्टिनेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, अपॉर्टिनेंट का मतलब होता है, आपने कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स देखी होंगी जिनके अगल बगल में काफ़ी ओपन एरिया होता है। मतलब जैसे आपने कहीं अपार्टमेंट्स वगैरह देखे हैं, जब आप कहीं अपार्टमेंट में जाते हो तो आप नोटिस करते हो जो फ्लैट्स होते हैं ना, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है वो बनी होती है और उनके पास अप्रोच रोड बनी होती है। मतलब मेन रोड नहीं, मेन रोड के अंदर उनकी अपनी खुद की डामर की अप्रोच रोड होती है, जो अलग अलग ब्लॉक्स में ले जाने के लिए काम आती है। उन्हीं के अंदर उनके क्या होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, मीटिंग हॉल्स होते हैं। ओपन एरिया में उनके बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं, उसके बैट बॉल के अलग होंगे, वॉलीबॉल के अलग होंगे, बास्केटबॉल के अलग, मतलब ये सब अपार्टमेंट के अंदर ही, जो महंगे महंगे अपार्टमेंट्स आते हैं ना, उनमें ये सारी सुविधाएं यहीं पर होती है, ताकि बच्चों को या अभिभावकों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, वो सारी सुविधाएं उन्हें अपने ही अपार्टमेंट या अपनी बिल्डिंग में मिल जाए। तो यहाँ पर बिल्डिंग ही नहीं, बिल्डिंग के साथ लगी हुई जो चीजें हैं ना, जो बिल्डिंग का ही एसेंशियल पार्ट है, उसी को लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू कहा जाता है। जैसे बिल्डिंग के साथ लगी हुई कोई पार्किंग है, तो वो पार्किंग हमारी मेन बिल्डिंग का ही पार्ट है, तो जो वो पार्किंग का पैसा भी है ना, वो पैसा हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जाएगा। सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले पार्किंग वाले एग्जांपल के अंदर ये बोला था अदर सोर्सेज, देखिए उसके अंदर क्या था, सिर्फ पार्किंग थी। मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ कि बड़ी सी लैंड है जिसपे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ही, बिल्डिंग के अंदर ही या उस एरिया के अंदर ही, उस ब्लॉक के अंदर ही उन्होंने बिल्डिंग से लगी हुई ओपन एरिया छोड़ा हुआ है। उसमें क्या होती है, कार पार्क होती है, तो वो बिल्डिंग का तो हिस्सा बन गया ना। जो बिल्डिंग का हिस्सा होता है उसी को तो लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू बोला जाता है। यानी बिल्डिंग से लगा हुआ जो हिस्सा है ना, वो खाली बिग पीस ऑफ ओपन लैंड नहीं है, वो बिल्डिंग का ही हिस्सा है, तो उसका भी रेंट जो मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाएगा। बट यदि वो बिल्डिंग का हिस्सा ना होता, सिंपल सी एक बिग पीस ऑफ ओपन लैंड होता, तो वो अदर सोर्स में जाता। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू क्लियर हो गया। तो वही लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी में क्या, बिल्डिंग हो गया, और बिल्डिंग के साथ साथ क्या, लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू हो गया। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट असेसी इज द ऑनर। ऑनर मींस व्हाट? सर ऑनर का मतलब सिर्फ ये होता है कि प्रॉपर्टी अगर मेरे नाम है तो आई एम द ऑनर? नहीं दोस्तों, यहां पर ऑनर को और भी डिटेल में डिफाइन किया गया है। कई बार तो डीम्ड ऑनर को भी ऑनर मान लिया जाता है, मतलब वो रियलिटी में ऑनर नहीं है, बट हमारे इनकम टैक्स की नजरों में अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो हम उसे ऑनर बना देंगे, भले ही प्रॉपर्टी वो उसके नाम हो भी ना, फिर भी हम उसे ऑनर बना देंगे। यानी डीम्ड ऑनर का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर चलता है। यानी दो मेन चीजें इसमें पढ़ने वाली, वो क्या कि प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट और ऑनर मीन्स व्हाट, कि ऑनर का मतलब क्या होता है, ऑनर में कौन कौन लोग कवर होते हैं, और प्रॉपर्टी में किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज कवर होती हैं। क्योंकि कई बार बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं प्रॉपर्टी में सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आएगी, कॉमर्शियल नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी वही चीज क्लैरिफाई करूंगा। तो हमारा पूरा फोकस इस वाली डेफिनेशन के अंदर एक तो होगा बिल्डिंग पे, एक होगा मतलब ये लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू तो हो गया, और ऑनर पे, मतलब इन दो चीजों पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, और यही हमारी मेन कंडीशन भी है। यही चीज हमारी मेन कंडीशन बन जाती है। आइए पढ़ते हैं कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी। कंडीशन क्या है चार्जेबिलिटी की, चार्ज करने की? सबसे पहला, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। याद रहे, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी में बिल्डिंग का होना जरूरी है। बिल्डिंग मतलब चार दीवारी और ऊपर छत, फिर वो छत चाहे आपकी पानी में टपके या गिर जाए, बट छत होना जरूरी है। अब वो छत चाहे आप सीमेंट की बनवाओ, चाहे आप कंक्रीट की बनवाओ, चाहे लेंटर की बनवाओ, चाहे सिल्ली डलवाओ, चाहे छप्पर डलवाओ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्डिंग मींस बिल्डिंग होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग होता है। और लैंड अपॉर्टिनेंट, मैंने क्या बोला था, लैंड अपॉर्टिनेंट का मतलब बिल्डिंग से लगी हुई जो ओपन एरिया है वो भी लैंड अपॉर्टिनेंट कहलाता है। उससे भी जो आपको रेंटल वैल्यू मिलेगी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। तो वही प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। बिल्डिंग का मतलब फिर चाहे वो रेजिडेंशियल हो, लोग उस पे रहते हो, या वो ऑफिशियल हो कि उस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ ऑफिस ही दफ्तर खुले हुए हैं, या वो पूरी बिल्डिंग में फैक्ट्री खुली हुई है, या शॉप है कोई, या गोडाउन टाइप का जहां पर स्टोर हाउस टाइप चीजें रखी जाती हैं, स्टोर के अंदर अपने स्टॉक को रखते हैं, गोडाउन। कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। बिल्डिंग का मतलब सिर्फ रेजिडेंशियल ही नहीं है। अगर इन बिल्डिंग्स पर्पज से भी अगर आपको कोई रेंट मिला है, इट्स योर रेंटल इनकम। सर एग्जांपल सुनिए, चलिए एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में मेरे पास एक छोटी सी दुकान है,
छोटी सी, जैसे पान के खोखे टाइप की नहीं होते हैं, उस टाइप की दुकान है। अब वो दुकान मैंने ना किसी को किराए पर दे दी, तो उस इंसान से जो मुझे किराया मिल रहा है ना, अब ध्यान देना, वो उस पूरे मार्केट में सारी दुकानें कॉमर्शियल्स हैं, सारे की सारी दुकानें कॉमर्शियल हैं। अब कॉमर्शियल जगह पर मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी है रेंट पर, तो उससे मिलने वाला रेंट मेरे लिए पीजीबीपी नहीं होगा, मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर ऑफिशियल बिल्डिंग भी शामिल होती है। और दूसरा एग्जांपल कि मैंने उस पर रहने के लिए किसी को घर दे दिया, यानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उससे भी जो किराया आएगा हाउस प्रॉपर्टी टैक्स होगा। मान लीजिए मैंने वो बिल्डिंग पर फैक्ट्री खुलवा दी और उस फैक्ट्री मालिक से मैं क्या ले रहा हूँ, रेंटल इनकम, वो मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी बने। मतलब हाउस प्रॉपर्टी में आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी आ जाएगी, ऑफिस वाली भी आ जाएगी और फैक्ट्री वाली भी आ जाएगी। और कोई शॉप वगैरह खोली है या कोई गोडाउन है, कोई भी बिल्डिंग का टाइप हो, मैटर नहीं करता बिल्डिंग किस टाइप की है, आपको उससे अगर रेंटल वैल्यू मिल रही है, यस इट्स कवर्ड अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दोबारा पढ़ दूं, चलिए एक बार पढ़ देता हूं। प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। बिल्डिंग मींस रेजिडेंशियल, बिल्डिंग मींस ऑफिशियल बिल्डिंग, बिल्डिंग मींस फैक्ट्री बिल्डिंग, बिल्डिंग मींस शॉप्स, बिल्डिंग मींस गोडाउन। ये सब क्या है, आपकी बिल्डिंग के एग्जांपल है और इससे होने वाली इनकम को इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में कवर करेंगे। सेकंड पॉइंट, असेसी मस्ट बी द ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अभी अभी हमने पढ़ा था असेसी का ऑनर होना जरूरी है। जैसे मान लो कि ये मकान मेरी मम्मी के नाम है और हमने 2 फ्लोर किराए पर चढ़ा रखे हैं, तो उससे जो इनकम आती है वो मेरे पास आती है पेटीएम के थ्रू। मान लीजिए वॉलेट है, ऑनलाइन वॉलेट है, मम्मी नहीं यूज करती, वो सारा किराया मेरे पास आ रहा है अगले 10 सालों से, पिछले 10 सालों से, तो क्या वो इनकम मेरी मानी जाएगी? नहीं, वो इनकम मम्मी की ही मानी जाएगी, बिकॉज ऑनर कौन है ऑन पेपर? मॉम, मम्मी ही है, तो वही उसकी रियल ऑनर। भले ही पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है, बट इट डजंट मीन कि वो मेरी इनकम है, वो मम्मी की ही इनकम आनी है, बिकॉज मम्मी इज द रियल ऑनर। बोलो बात समझ रही? तो असेसी मस्ट बी द ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इट इज नॉट मटीरियल वेदर ही और शी इज द ऑनर इन द असेसमेंट ईयर। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इस वाले पॉइंट में बहुत बड़ी राज की बात छुपी हुई है। क्या वो राज की बात आज बताएं या आगे कभी बताएं? सर देखो, अब बोल दिया है तो पेट में हो जाएगा दर्द, तो अभी के अभी बता दो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में बताओगे तो सर बस दिक्कत यही रहेगा, जब तक वो बता नहीं दो तब तक हमारे पेट में थोड़ी दिक्कत रहेगी। अब वो किसी भी रीज़न से हो, लेकिन लगेगा यही कि सर आपने नहीं बताया। अरे चलो ठीक है, इतनी बहानेबाजी करो, सुन लो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस साल तुमको इनकम हो रही है हाउस प्रॉपर्टी, उस साल तुम्हारे पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं भी है ना, तो भी तुम्हें हाउस प्रॉपर्टी इनकम देनी पड़ेगी। एक मिनट सर, क्या बोला? फिर से बोलना। मैंने ये बोला कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है किसी साल और फिर भी मुझे हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो जाए? पहले मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? मान लीजिए 24-25 में, फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 24-25 में, मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी ही नहीं थी, बट फिर भी उस साल मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी। इज इट पॉसिबल? बताइए, कमेंट करिए प्लीज, क्या ये पॉसिबल होगा? देखिए, जो लोग बिल्कुल एकदम पढ़ रहे हैं डेडिकेटेड होके, वो बोलेंगे सर आपने बोला था असेसी का ऑनर होना जरूरी है। जब आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इट मीन्स आप ऑनर नहीं हो, तो आपको रेंटल वैल्यू तो मिल ही नहीं सकती है। इसका मतलब है एग्जाम्पल गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। तो हाउस प्रॉपर्टी तो होना बहुत दूर की बात है। मैं कहता हूँ येस होगी हाउस प्रॉपर्टी। नहीं सर, ऐसे थोड़ी होता। जब आप कह रहे हो कि उस प्रीवियस ईयर में आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो कैसे वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है? जरा हमें समझाए। तो देखिए, बात को सुनिए। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले बीते कुछ सालों में एक प्रॉपर्टी मेरे नाम थी, मैं जब भी अपने किराएदार 4th फ्लोर पे जाता था, किराएदार के पास गेट खटखटाता था गुस्से में कि वो मेरा रेंट दे नहीं रहा था। मैं जैसे ही वहाँ पर जाता हूँ, मेरा किराएदार कट्टा लेकर यूँ ऐसे सेंटर टेबल पे रख देता है और पूछता है शिवम जी कैसे आना हुआ? गेट बहुत तेज़ खटखटा रहे थे। तो मैं क्या कहूँगा, अरे मालिक आप ही का घर है, वो थोड़ा सा तेज़ बज गया था, गर्मी ज़्यादा हो रही तो हाथ ज़्यादा वाइब्रेट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से चाय पानी पीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पूछ रहे आप क्यों आए थे? मैं कहूँ अरे मालिक ऐसे आया था, देखने आया था कि आप ठीक हो नहीं हो। ठीक है, यानी 1 महीने का किराया नहीं मिला। मैं हर महीने नीचे से पंप होकर आता हूँ कि आज तो बस इसे किराया लेकर ही छोड़ो। ऊपर आते ही वो कट्टा बीच में रख देता है और मैं वापस नीचे आ जाता हूँ। करते करते 2 साल हो गए, उस बंदे ने मुझे रेंट नहीं दिया। कुछ समय के बाद वो मकान खाली कर जाता है, तो मैं राहत की सांस लेता हूँ। चलो मेरा रेंट मुझे नहीं मिला, लेकिन कम से कम ये इंसान की शक्ल मुझे डेली तो नहीं देखनी पड़ेगी। डर सा लगता था अंदर में। फिर भी जाते वक्त मैंने उसको बोला कि भाई साहब 2 साल हो गई हैं, अगर
तुम्हें ठीक लगे, अगर आपको ठीक लगे तो कुछ मतलब दे देते, हमारी भी कॉस्टिंग आती है ना, आप जानते हो पेंट वेंट कराना तो पानी का होता है, बिजली का, सब तो अभी हम ही कर रहे थे। तो उसने बोला कि लगता है जाते जाते कुछ करवाना चाहते हो। मैं कह रही मालिक क्या ज़रूरत है, भाई तो हैं आप मेरे बड़े भाई, अगर मैंने खर्चा आपके लिए कर दिया तो क्या दिक्कत वाली बात है, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। तो उसने कहा चलो ठीक है, फिर कट्टा अंदर रख लिया। अब वो मतलब आप मेरी बात को समझे, इस एग्जाम्पल में वो इंसान मेरे रेंट को पे ही नहीं कर रहा था, पे नहीं कर रहा था। मैंने तो पूरा बेड डेट समझ लिया, बेड डेट मतलब पैसा डूब जाना, मैंने समझ लिया ये तो पैसा मेरा डूब गया। होता ये है कि 2 साल के बाद, 2 साल हो गए, 2 साल के बाद अचानक से वो और उसकी बीवी दोनों मेरे गली में आते हैं। मुझे लगा फिर से कोई कांड होने वाला है। वो गली में आने के बाद मेरे ही घर में उससे मैं कहा अरे हो गया, लग रहा है आज तो कुछ होकर रहेगा। वो आए मेरे पास और अब की बार उनकी जेब में कट्टा ही नहीं था। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं डंडा लेकर आ गया, डंडा लेकर मैं बैठा ही था उनसे बात करने के लिए। समझो किस क्या मतलब मैटर होगा। तुरंत वो बोलते भाई साहब पैर पकड़ के माफ़ कर दो, हमने आपका रेंट नहीं दिया ना, हमारा धंधा ही चौपट हो गया। सपने में आया कि आपका रेंट ना देने की वजह से जो हमने बेईमानी की है उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारे बिजनेस पे पड़ रहा है। भाई साहब माफ़ करिए, ये जो 2 साल का रेंट था सूद समेत इंटरेस्ट हम आपको देने आए हैं। मैंने डंडा वही नीचे रखा। बोले ये डंडा क्यों लाया था? मैंने कहा कुछ नहीं, वो कॉकरोच हो गए थे उनको मारने लाया था, जबकि मारने में उन्हें आया था। ध्यान से सुनो मेरा एग्जाम्पल। यहाँ पर वो व्यक्ति जिसने पहले कभी रेंट ही नहीं दिया, वो 2 साल के बाद अचानक से प्रकट हो जाता है। और जब वो प्रकट होता है तो वो मुझे किराया देता है, और जैसे ही वो किराया देता है मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, खुशी के नहीं गम के। वो मुझसे पूछता है भाई साहब बड़े भाई क्या हुआ, पैसा देकर इतनी खुशी की आप रोने लगे? मैंने कहा नहीं दोस्त, ये खुशी के आंसू नहीं है, ये गम के आंसू है। बोला क्यों? मैंने कहा कि अभी कुछ साल पहले कोविड आया था, जिस प्रॉपर्टी को मैंने तुझे लेट आउट पर दिया था, आज उसी प्रॉपर्टी पे मैं खुद रेंट पर रह रहा हूँ। मैंने जिसको बेचा है उससे बोला है कि अभी कुछ साल तक मुझे इस घर में ही रहने दे। मतलब ये घर मेरा ही नहीं है, ये घर मैंने बेच दिया किसी और को। और जो पैसा मेरा उस वक्त बैड डेट हो गया था, आज वो मुझे रियलाइज हुआ है, जबकि आज मेरे नाम तो प्रॉपर्टी ही नहीं, मैंने प्रॉपर्टी बेच दी। तो इस वाले केस के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए इस प्रीवियस ईयर में आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ध्यान से सुनो एग्जांपल, इस प्रीवियस ईयर में आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट आपको आपके पुराने रेंट का रियलाइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स अनरियलाइज्ड रेंट, दैट मीन्स अनरियलाइज्ड रेंट। जो रियलाइज नहीं हुआ था, अनरियलाइज रह गया था, वो अब रियलाइज हो रहा है। जिस साल आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी ये आपकी इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब याद करो मैंने आपसे क्या पूछा था, याद करो मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रीवियस ईयर 24-25 में मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट फिर भी मुझे कहीं से रेंटल इनकम आ रही है, तो क्या वो इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में रहेगी? अब बताओ आंसर, अब बोलो। यस, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। असेसी उसका ऑनर नहीं, फिर भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बीते सालों का अनरियलाइज रेंट आपको इस साल मिल रहा है। तो सिर्फ एक एक्सेप्शन अनरियलाइज रेंट की है। मतलब ये ऑनर वाला जो पॉइंट है ना, इसकी एक ही एक्सेप्शन है कि एक केस ऐसा है जिसमें ऑनर ना होते हुए भी वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानी जाएगी। सिर्फ एक केस में। वो कौन सा केस है? अरियर ऑफ रेंट या फिर अनरियलाइज रेंट। अरियर ऑफ रेंट या फिर अनरियलाइज रेंट। तो उस केस में आप अगर उस साल ऑनर नहीं हो, स्टिल ये आपकी इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी एग्जांपल मैं इनकम टैक्स में लूंगा वो आप अच्छे से समझ पा रहे हो। दोस्तों देखिए, चैप्टर में मैं प्रॉपर टाइम लूंगा, सीधी बात तो ये, मुझे भगाना नहीं है। हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि भैया कल को हमें यार ITR फाइल करनी है, इनकम टैक्स को कंसल्टेंट बनना है, इनकम टैक्स का गुरु बनना है। तो गुरु ऐसे नहीं बन जाते, आपको तपना पड़ेगा, एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी आप जाके एक्सपर्ट बन पाओगे इनकम टैक्स में। ये छोटे छोटे केस ही बड़े केस बन जाते हैं आगे जाके, ठीक है। तो मैं जितनी बात बोल रहा हूँ लिखते हुए चलना, ठीक है। चलो, तो आपको ये वाला फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था वो सेकंड वाले पॉइंट किया था, अब मैं इसको पढ़ाऊंगा, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पढ़िए सेकंड पॉइंट, लिखा हुआ है असेसी मस्ट बी द ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। असेसी का उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना जरूरी है। इट इज नॉट मटेरियल, ये जरूरी नहीं है कि वो ऑनर उस असेसमेंट ईयर में है या नहीं है। इट मीन्स वही वाला केस, एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट वाले केस में उस साल प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं है, स्टिल उसे रेंट मिल रहा है, तो वो रेंटल इनकम यानी हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानी जाएगी। यहां पर एग्जांपल साइड में लिख सकते हो आप लोग, जो भी मैंने अभी आपको दिया।
एग्जाम्पल लिखना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज जब आप इस कॉपी को 1-2 महीने बाद खोलोगे ना, या नोट्स अगर प्रिंट आउट निकलवा लिए तो आप जब खोलोगे तो उस वक्त आपको मेरे एग्जाम्पल तुरंत अगर दिख जाएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, बट एग्जाम्पल आप भूल जाओगे। तो लिखित में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी कीवर्ड वगैरह बना के लिख सकते हो, या फिर वो आते हैं ना, वो स्टिकी नोट्स आते हैं, आप उस पर पूरा एग्जाम्पल लिखे इस 2 के आगे चिपका देना स्टिकी नोट्स। तो जब पढ़ोगे साइड में करके ये पढ़ लेना कंटेंट और उसका एग्जांपल पढ़ लेना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ प्रॉपर्टी ओनली फॉर द रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल पर्पस बट इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द बिजनेस प्रोफेशन। देखिए बिजनेस पर्पस, देखिए आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो सकती है, कॉमर्शियल हो सकती है, गोडाउन हो सकती है, शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट याद रहे आपने उस प्रॉपर्टी का यूज अपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं करना। यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी का खुद यूज किया है एज अ बिजनेस पर्पस तो ये पीजीबीपी के अंदर टैक्स हो जाएगी। सर फिर कंफ्यूज कर दिया, आओ एग्जांपल देता हूं। थर्ड वाले पॉइंट का एग्जांपल सुनो। मेरी ही प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में मैं धंधा करता हूं। क्या करता हूं? कोई धंधा करता हूं, खुद की प्रॉपर्टी है, तो इनकम कौन सी मानी जाएगी? इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। क्लियर है? दूसरा केस, आराम से दूसरा केस सुनो और क्लियरिटी मिल जाएगी। मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने उसे किराए पर चढ़ा दिया और जिस इंसान को किराए पर चढ़ा है वो इंसान उसमें अपना धंधा करेगा। मेरी प्रॉपर्टी में कोई दूसरा इंसान उसमें क्या करेगा? धंधा करेगा। तो क्या वो मेरी इनकम धंधे वाली इनकम मानी जाएगी, पीजीबी मानी जाएगी? बताओ, नहीं ना। मेरे लिए तो वो रेंटल इनकम मानी जाएगी ना। यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया कि एसएससी का अपना बिजनेस पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर एसएससी का अपना बिजनेस पर्पस है उस प्रॉपर्टी पर तो वो पीजीपी में जाएगी, बट एसएससी का बिजनेस पर्पस नहीं, उसको एनुअल वैल्यू मिल रही है किसी और के बिजनेस के, किसी और का बिजनेस मेरे यहाँ पर चल रहा है और मेरे यहाँ पर चल रहा है तो वो मुझे एनुअल वैल्यू दे रहा है, कुछ रेंट दे रहा है, तो वो मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ प्रॉपर्टी ओनली फॉर द रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल पर्पस, बट अगर आपने इसको बिजनेस पर्पस में लिया तो ये हाउस प्रॉपर्टी में आके पीजीबीपी में आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड बाय असेसी एज अ बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पस टू। क्या मतलब है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को एज स्टॉक इन ट्रेड भी रखा है ना तो ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानी जाएगी। दोस्तों इस वाले पॉइंट पे बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा चलता है। कंट्रोवर्शियल इससे चलता है क्योंकि कुछ केसेस के अंदर ये वाले पॉइंट को पीजीबीपी में कंसीडर किया जाता है, तो कभी कभी इसी वाले पॉइंट को हाउस प्रॉपर्टी में भी कंसीडर किया जाता है। इस बात को एंश्योर करूंगा और कर चुका हूं मैं, तो इस पॉइंट को मैं पहले ही समझा चुका हूं। बताऊं कब? जब मैंने एग्जांपल दिया था कि कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक बिजनेसमैन होता है, और एक हमारे गली का जो कौन है, गली का डॉन, नहीं गली का डॉन नहीं, वो कौन था, प्रॉपर्टी डीलर वाला, वो एग्जांपल दिया था। तो प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, मकान को किराए पर नहीं चढ़ाने का काम करता, वो क्या करता है, सेल परचेज इसका काम करता है। बट कभी कभी जब वो बिक नहीं रहा होता तो वो किराए पर चढ़ा देता है, तो उससे अगर कोई इनकम हो रही तो वो क्या बन जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम बन जाएगी। वो किराए वाली इनकम भी क्या बन जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना भाई, इनका तो सोल काम ही है, प्रॉपर्टी है तो बेचेंगे या पूरी तरीके से किराए पर उठाएंगे, यही काम होता है उनका। जैसे उन्होंने सरकारी क्वार्टर बनाए तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना दी और उसको सरकारी लोगों को या सरकार को किराए पर चढ़ा दिया और वो सरकार से रेंट ले रहे हैं, तो वो उनका मेन काम है, तो वो बन जाएगा पीजीबीपी। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर अगर रेंटल इनकम कमाएगा तो वो कहलाएगा हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि उसका मेन काम यही नहीं है, उसका काम कोलैबोरेशन सेल परचेज का भी है। आ रही बात समझे? तो वही लिखा हुआ है कि अगर एसएससी एक बिल्डर है, ध्यान से सुनो, बड़ी बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिल्डर है या कंस्ट्रक्शन कंपनी है, द हाउस प्रॉपर्टी वुड बी इन स्टॉक इन ट्रेड। अगर उनके पास हाउस प्रॉपर्टी एज ए स्टॉक इन ट्रेड है और उन्होंने उसको रेंट पर चढ़ा दिया तो उससे जो उन्हें रेंटल इनकम हो रही है वो असेस की जाएगी इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्यों? अच्छा लेटिंग आउट, ठीक है, क्योंकि उनका मेन काम, उन बड़े बड़े बिल्डर का मेन काम है कंस्ट्रक्शन का, उन्होंने मेन काम कंस्ट्रक्शन का करना है, लेकिन जब तक वो बिक नहीं रहा तब तक के लिए उन्होंने किराए पर चढ़ा दिया, तो वो बन गया उनका कौन सा, इनकम अंडर हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन हाउएवर वेयर द असेसी इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, अरे मेरा धंधा ही है किराए पर चढ़ाने का, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत भैया, लिखा हुआ है बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, किराए पर चढ़ाने का मेरा धंधा है, तो वो जाएगा पीजीबीपी में। मैं एक बिल्डर हूं, मैंने किराए पर चढ़ाया क्योंकि अभी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, मेरा काम सेल परचेज का है, मेनली किराए पर चढ़ाने का नहीं है, तो जो वो सेल परचेज
के बीच के अंतराल पे जो मैंने किराए पर चढ़ाया वो मेरी इनकम रेंटल इनकम मानी जाएगी। बट मेरा काम ही है लेटिंग आउट करने का, तो वो मेरा पीजीबीपी बन जाएगा। तो वही लिखा है, हाउएवर वेयर द असेसी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी इनकम देयर ऑफ वुड बी असेसेबल अंडर लॉ ऑफ पीजीबीपी। ठीक है, मैं दोबारा एग्जांपल दे दूं, मुझे लग रहा है पहले वाले एग्जांपल से कंफ्यूजन हो गई होगी आपको, मैं दोबारा देता हूं। मैं एक बहुत बड़ा बिल्डर हूं, मैं एक्सक्लूसिवली काम करता हूं खरीदना, बनाना, बेचना, खरीदना, बनाना, बेचना। ठीक है, बट खरीदना और बेचने में एक लंबा गैप है, एक लंबा समय है। उतने समय के लिए मैंने प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाया एंड आई एम द कंस्ट्रक्शन कंपनी, आई एम द बिल्डर। तो इस केस में जो मुझे रेंटल वैल्यू मिली है दैट इज माई इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज माई इनकम अंडर दैट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज मेरा मेन काम तो सेल परचेज का है, रेंटल का काम थोड़ी जो पीजीपी में डाल दूं। दूसरा केस, मैं गली कूचे का एक प्रॉपर्टी डीलर हूं और मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, उसे बेची, क्योंकि वो बिक नहीं रही थी तो मैंने काम शुरू कर दिया किराए पर चढ़ाने का कि मैं उस प्रॉपर्टी को किराए पर ही चढ़ाऊंगा आजीवन। तो अब क्योंकि वो मेरा धंधा बन चुका है किराए पर चढ़ाने का, बिजनेस प्रोफेशन बन चुका है, तो उससे होने वाली लेटिंग आउट वाली जो इनकम है, किराए वाली इनकम है, वो मेरी इनकम अंडर द हेड्स ऑफ पीजीबीपी में जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं इस एग्जांपल से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी और यही वाला एग्जांपल आप यहां पर फिट कर सकते हो, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। बोलो क्लियर है? तो अब आप बताओ, ये सब चीजें क्लियर है ना आपको, चार्जिंग सेक्शन वगैरह? ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूं, आप इसको नोट करो, फिर बचा हुआ टॉपिक और करेंगे। तो आज हमारा चार्जिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये लो साइड हो गए, जल्दी नोट कर लो। चलिए अब बात करेंगे कॉम्पोजिट रेंट के बारे में। ठीक है, ये दो टॉपिक और हैं, इसका हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे कॉम्पोजिट रेंट। देखिए कॉम्पोजिट रेंट छोड़ो, पहले आप कॉम्पोजिट का मतलब जानो। ये कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है? देखिए आप लोगों ने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, चाहे आप आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, अपनी इकोनॉमिक्स तो पढ़ी होगी। तो आपको याद आ रहा है उस वक्त आपको पढ़ाया जाता था कॉम्पोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, याद आ रहा है? कॉम्पोजिट गुड्स वो गुड्स होते थे जो दो एक साथ मिलेंगे तभी उनका यूज हो पाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मार्कर है और ये इंक है। ठीक है, अगर ये इंक है तो मैं नहीं पढ़ा सकता, सिर्फ मार्कर है तो नहीं पढ़ा सकता, जब दोनों मिलेंगे तभी मैं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इन दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मार्कर और इंक इज जस्ट लाइक हम तेरे बिना आप रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मार्कर बोल रहा है मैं नहीं हुआ तो तेरा क्या वजूद है, और इंक बोल रही है मैं नहीं हुई तो तेरा क्या होगा। मतलब दोनों साथ होंगे तभी आप उसका यूज कर पाओगे। इज कॉल्ड कॉम्पोजिट, उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट। यानी दो लोगों का मिक्सचर कर दो, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट। तो वहां से ही बना है कॉम्पोजिट रेंट। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके रेंट के अंदर सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का ही रेंट शामिल नहीं होता, बल्कि उनके साथ दी गई जो सुख सुविधाएं होती है उनका भी रेंट उसमें शामिल होता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? कभी कभी आपने देखा होगा जब होटल्स में जाते हो आप, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग अपने जीवन काल में एक बार कम से कम होटल तो गए ही होंगे, ट्रिप वगैरह पे कभी गए तो आपने स्टे किया हो। जब आप होटल में जाते हो तो होटल वाले आपको ये नहीं बोलते कि भाई देखिए ऐसा है कि जो बेड है उसका रेंट है 1000 रुपये, जो सोफा सेट है उसका रेंट है 500 रुपये, वॉशरूम यूज़ करो उसका रेंट है 250 रुपये, तो मिला मिला के हो गया 5000 पर डे का। ऐसा वो कभी नहीं बोलेगा, वो हमेशा आपको ये बोलता है कि पर डे का जो रेंट है दैट इज ₹5000। अगर आप उनसे बाइफर्केशन मांगोगे कि नहीं मुझे बाइफर्केट करके बताओ कि अगर ये सुविधा हमने नहीं ली तो रेंट कितना होगा, कहेंगे भाई साहब आप लो या ना लो ये तो कॉम्पोजिट है, मतलब आपको लेनी ही पड़ेगी साथ में। ठीक है, यूज करो ना करो वो आपकी मर्जी है, आपको इतना रेंट देना ही पड़ेगा। यानी जब आप रेंट में सुख सुविधाओं के भी पैसे देते हो, सिर्फ उसके रेंट के ही नहीं बल्कि जो फर्नीचर लगाए, जो वॉशरूम में आपने गीजर वगैरह लगवाए, हर एक चीज का वो आपसे रेंट चार्ज करेंगे। इट मीन्स कॉम्पोजिट रेंट। इसी को क्या बोला जाता है? कॉम्पोजिट रेंट बोला जाता है। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो कॉम्पोजिट रेंट का मतलब कि सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग का ही रेंट नहीं, उसके साथ जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो सुविधाएं दी जा रही है उनका भी रेंट जो चार्ज किया जाता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉम्पोजिट रेंट। जैसे कभी आप पीजी में रहते हैं तो पीजी में क्या होता है कि पीजी में सिर्फ आपको चार दीवारी नहीं मिलती है, पीजी में आपको बकायदा डाइनिंग टेबल मिलती है, पीजी में बकायदा आप लोगों को स्टडी टेबल मिलती है, आपको अलमीरा मिलती है, आपको रैक मिलता है, आपको एसी मिलता है, आपको बेड मिलता है। तो ये सारी सुविधाएं जोड़कर ही आपको रेंट बताया जाता है। तो उसी को बोलते हैं कॉम्पोजिट रेंट, जिसमें सिर्फ चार दीवारी का ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी कई चीज़ों का रेंट शामिल होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट रेंट। तो देखिए कॉम्पोजिट
कॉम्पोजिट रेंट क्या होता है, पढ़ो। The owner of property may sometime receive rent in respect of building as well as furniture, plant and machinery। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनर को जो रेंट मिलता है वो सिर्फ बिल्डिंग का ही नहीं मिलता, साथ के साथ जो सुविधाएं दी जा रही है, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, उनका भी उसको रेंट मिल जाता है, तो वो कहलाता है कॉम्पोजिट रेंट। दूसरा, फॉर डिफरेंट सर्विसेज। अच्छा, जरूरी नहीं, ये तो हमारे इग्नोर इट, ये तो हमारी क्या है, ऊपर ए पॉइंट में सारे गुड्स हैं, बी पॉइंट में सर्विसेज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें मकान के साथ साथ कुछ बेसिक सुविधाएं भी मिल जाती हैं, सर्विसेज भी मिल जाती हैं। कौन सी, जैसे लिफ्ट होगी, लिफ्ट की सुविधा मिल गई, हमें सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा मिल गई, हमारे अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की भी सुविधा है, पावर बैकअप, जैसे कि अगर लाइट चली जाती है तो जनरेटर वगैरह की सुविधा भी हमारे अपार्टमेंट के अंदर है। और हाउस कीपिंग की अगर हम कहीं कॉल करेंगे RWA वालों को तो वो तुरंत हमारे यहाँ पर हाउस कीपिंग वाले भेज देंगे, प्लम्बर वगैरह साफ सफाई वाले भेज देंगे। ये सब सुविधाएं भी हमारे रेंट में कभी कभी क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो हम इन सबको क्या बोलते हैं, द अमाउंट सो रिसीव्ड इन नोन एज कॉम्पोजिट रेंट। तो रेंट के साथ इन सुविधाओं का और इन गुड्स का भी जो रेंट मिल रहा है आपको साथ में, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट रेंट। बोलो क्लियर है। अब जरा हम इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट रेंट। तो यहां पर मैं लिखूंगा, देखिए सभी लोग, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट रेंट, कि किस तरीके से हम कॉम्पोजिट रेंट की टैक्सेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। टैक्सेबिलिटी मतलब कौन कौन सी इनकम किस किस हेड में जानी चाहिए, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ये लीजिए, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि जो रेंट आपको दिया जा रहा है या जो रेंट आपको रिसीव हुआ है, क्या उसको हम दो पार्ट में बाइफरकेट कर पाएंगे। बाइफरकेट मतलब क्या हम उसे दो सेगमेंट में सेग्रीगेट कर पाएंगे, बाइफरकेट कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। क्या उसमें हम ये पता लगा पाएंगे कि कमरे का किराया कितना और सुविधाओं का किराया कितना है। अगर पॉसिबल है तो यानी बाइफरकेशन पॉसिबल है, और अगर नहीं कर पाओगे तो इट मींस बाइफरकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर दो केस बनेंगे, या तो सेपरेशन इज पॉसिबल, सेपरेशन इज पॉसिबल, या तो सेपरेशन पॉसिबल होगा कि हम मकान का या कमरे का किराया अलग कर दे और जो सुविधाएं का किराया उसको अलग कर दे, या तो वो पॉसिबल होगा या वो पॉसिबल नहीं होगा। दोनों सिनेरियो में अलग अलग टैक्सेबिलिटी निकाली जाती है। तो दूसरा केस बनेगा सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल, या तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। दोनों में से एक केस बनेगा, सेपरेशन पॉसिबल होगा या सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। यदि सेपरेशन पॉसिबल है, यदि सेपरेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो सेपरेशन अगर पॉसिबल है तो आप एक काम करिए कि जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, क्या है आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उसका जो भी रेंट आएगा वो आप डाल लो इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 22 to 27। यानी अगर रेंट को आप बाइफरकेट कर पा रहे हो, उसको डिवाइड कर पा रहे हो, तो उसके अंदर जो हाउस प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम होगी उसको कहाँ डाल देंगे आप डाल देंगे इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के साथ जो बेसिक एमिनिटीज दी जा रही है, सुविधा दी जा रही है, तो अब हम बात करेंगे इसके साथ जो अदर सर्विसेज दी जा रही है, अदर सर्विसेज जो दी जा रही है उसका क्या करें। तो देखिए अदर सर्विसेज में या तो ये जाएगा आपका PGBP हेड में, या ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में, ठीक है। तो देखिए अब आप ये चेक करिए अदर सर्विसेज में क्या इस चीज का करने का आपका बिजनेस है, क्या इस चीज का बिजनेस करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये जाएगा आपका इनकम अंडर द हेड्स ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, दैट इज सेक्शन 28 to 44 DB, उसमें चला जाएगा। यदि ये सुविधाओं को देने का आपका बिजनेस है तो वो चला जाएगा आपका इनकम अंडर द हेड ऑफ PGBP। हो सकता है आपका बिजनेस नहीं है बट आपको ये सुविधा मजबूरी में देनी पड़ती हो, तो अब अगला केस है कि ये बिजनेस पर्पज से नहीं दी जाती है बट देनी मजबूरी होती है। तो इस केस में जो इनकम आपको रेंटल इनकम रिसीव हो रही है अपनी सर्विसेज से, वो चली जाएंगी आपकी इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेस।
बताइए किसमें, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेस सेक्शन 56 टू 59 के अंदर वो चली जाएंगी। मैं इसका एक एग्जांपल दूं? यस सर, बिल्कुल दीजिए। देखिए क्या होगा कि बैंकेट हॉल में एक शादी होने के लिए मैंने बैंकेट हॉल वाले को बुक कर लिया, तो बैंकेट हॉल का जो मैं किराया पे करूंगा, क्या वो किराया वो उसके हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? नहीं, क्योंकि उसका तो काम ही यही है लेटिंग आउट करने का। तो लेटिंग आउट करने का उसका अपना मेन काम है और उसका उसने पूरा बकायदा कंपनी बनाया हुआ है, तो वो जाएगा पीजीबीपी के अंदर। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जनरेटर वालों को अलग से बुलाया, मैंने टेंट हाउस वालों को अलग से बुलाया, मैंने स्टेज सजाने वाले को अलग से बुलाया। तो वो जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, अगर उसका ये बिजनेस है सर्विस देने का, तो वो जाएगा इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीपी में। अब मान लीजिए बैंकेट वाले को मैंने बोला यही तुम करके दे देना, बट उसका बिजनेस नहीं है, बट कस्टमर की रिक्वेस्ट पे उसने काम कर दिया, तो जो उसको इस चीज से इनकम होगी वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। हमारा पूरा फोकस तो हाउस प्रॉपर्टी पर होना चाहिए, नहीं इस वाले पर, बट बताना मुझे पूरा पड़ेगा आपको। बोलो क्लियर है? अब हम बात करते हैं जहां पर रेंट को सेग्रीगेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, मतलब उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वो रेंट के अंदर सारी कॉस्टिंग शामिल है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप ये पता लगाओ कि जो काम आप कर रहे हो, क्या ये काम आपका बिजनेस है? यदि ये काम आपका बिजनेस है तो इससे होने वाली इनकम आपकी जाएगी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, दैट इज सेक्शन नंबर 28 टू 44 DB। यदि आपका इस चीज का बिजनेस नहीं है, यदि आपका इस चीज का बिजनेस नहीं है, तो उस केस में ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, दैट इज सेक्शन 56 टू 59। और मैं उम्मीद करता हूं यहां से कॉम्पोजिट रेंट वाला टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना? तो हमारा फोकस किस पर होगा? हमारा फोकस सारा इस पर होगा। ठीक है, तो अब यहां पर मैं एक नोट करके लिख देता हूं। नोट करके ये बनता है, इफ composite rent is received by an assessee is chargeable under the heads of house property in case of separation of rent is possible। अगर रेंट को सेपरेट करना पॉसिबल है तो उस केस में जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी वाली जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में, यानी ये वाली पार्ट की ही मैंने एक तरह से थ्योरी लिख दी है। एंड रेंटल इनकम फ्रॉम other services are chargeable under the heads of PGBP if assessee has the main source of income from business, otherwise chargeable under the heads of other sources। अगर बिजनेस नहीं हुआ तो ये कहाँ चला जाएगा? अदर सोर्सेज में। यानी इस वाले पार्ट की पूरी थ्योरी लिखवा दी, उसकी इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी से लिंक्ड नहीं है, वो पीजीपी और अदर सोर्स में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कॉम्पोजिट रेंट वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। मान लीजिए आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो इंडिया के बाहर है और आपको रेंट मिल रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि असेसी रेजिडेंट है या फिर आरओआर है। अगर वो रेजिडेंट है और प्योर रेजिडेंट है तो भाई साहब उसकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर ही क्यों ना हो, वो इंडिया में टैक्स कर दी जाएगी। क्योंकि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर, सेक्शन नंबर 7 इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और सेक्शन नंबर 9 इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया वाले केस के अंदर दोनों में पढ़ाया था मैंने सेक्शन 7 और 9 में, कि यदि बंदा हमारा है
रेजिडेंट है या वो ROR प्योर हमारा है, तो वो कहीं से भी इनकम कमाएगा। ग्लोबल इनकम पूरी इंडिया में टैक्सेबल होगी, कहीं से भी कमाए, तो इसलिए ये फुल्ली टैक्सेबल होगी। बट यदि बंदा हमारा नहीं है, यानी वो नॉन रेजिडेंट है या RNOR है, तो उस केस में तभी टैक्सेबल होगी जब वहां से रेंट सीधा भारत में रिसीव हो रहा होगा, तभी वो टैक्स ही रहेगी। अगर वो रेमिट किया जा रहा है भारत में तो टैक्स नहीं होगा। रेमिट मतलब है कि रिसीव वहां पर भी, बाद में यहाँ पर ट्रांसफर किया रही है तो टैक्स नहीं। बट यदि वो सीधा डायरेक्टली रिसीव हो रहा है कि वहां का जो किराएदार था उसने सीधे मेरे SBI बैंक अकाउंट में, भारत के अकाउंट में पैसे डलवा दिए, सीधा रिसीव इंडिया से हो रहा है, तो ही वो टैक्स होगा। बोलो क्लियर है? तो ये आउटसाइड वाला भी केस हो गया, ठीक है। तो यहां पर आज की क्लास में हमने सेक्शन नंबर 22 को कंप्लीट कर लिया, जो कि था हमारा चार्जिंग सेक्शन। और मैं उम्मीद करता हूं इस क्लास के बाद आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे ये पता लगाने में कि कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी है और कौन सी इनकम किसी अदर सोर्स की है। हाउस प्रॉपर्टी में तो हमने बिल्कुल महारत हासिल कर लिया, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। और दोस्तों अगर आपको इसको नोट्स चाहिए तो प्रोडक्ट्स अड्डा मैंने आपको पहले ही बताया, टेलीग्राम चैनल आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी इस वक्त हमारे यहाँ पर पहले 3 चैप्टर के नोट्स अपलोडेड है। अब जैसे जैसे वीडियोस बनेंगी हो सकता है आप थोड़ा लेट देखो, तब तक और भी चैप्टर इसमें अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।